Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. So I was way too much busy into my research कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ मैं टाइमली शेड्यूल वाइज पोस्ट नहीं कर रही कुछ भी, नॉट ऑन दी टिकटॉक, नॉट ऑन दी इंस्टाग्राम, और मैं यूट्यूब पर भी कुछ पोस्ट कर ही नहीं रही थी. So let's study articulatory techniques because someone requested me about Matlin lecture. तो मैं जो है वो मैटलिन के लेक्चर के अंदर ऑसिलेशंस आ जाती हैं. तो सबसे पहले हमें जॉइंट ऑसिलेशन समझनी चाहिए. उसी के अंदर हमारे पास ग्रेज आ जाते हैं अबाउट मैटलिन, तो हम उनको भी स्टडी कर लेंगे. व्हाट इज़ जॉइंट ऑसिलेशन? जॉइंट ऑसिलेशन बेसिकली इनहिबिट्स पेन एंड ऑल्सो मसल गार्डिंग. लुब्रिकेट जॉइंट सरफेस. हाउ? जब आप जॉइंट ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पर मूवमेंट कॉज होती है. मूवमेंट की वजह से वहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई आना साइनोवियल लाइनिंग के अंदर शुरू हो जाती है. साइनोवियल फ्लूइड में सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है. तो दैट वे lubricate joint surfaces, provide nutrition to the joint surfaces. Matlin suggests that grade 3 and 4 oscillations are beneficial to stretch tight connective tissues. Why grade 3 and 4? ग्रेड 3 और 4 के से आप जो है वो जॉइंट की टाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेच करके लूजन अप कर सकते हो, लेकिन ग्रेड 1 इन 2 में नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ग्रेड 1 और 2 पेन मैनेजमेंट के लिए होते हैं. ठीक है. नाउ ग्रेड्स ऑफ मेटलिन यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं. 5 ग्रेड्स होते हैं ऑफ जॉइंट प्ले इन न्यूट्रल. Grade 1 oscillations are small amplitude at the beginning of the range of joint play. ठीक है. Grade 2 oscillations are large amplitude. So grade 1 and 3 are small amplitude joint oscillations basically. लेकिन इनकी जो joint play की range होती है ना, that varies basically. तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है. 1 and 3 के अंदर जॉइंट प्ले की जो रेंज है ना वो डिफरेंट होती है दोनों के अंदर, और दोनों जो है वो जॉइंट में पेन रिड्यूस करने का काम करते हैं. नाउ ग्रेड 3 लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन. 3 and 4 आर लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस होती हैं जो कि स्ट्रेच आउट करते हैं मसल कनेक्टिव टिश्यूज़ को, टाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ को अराउंड दी जॉइंट सरफेसेस, जैसे कि साइनोवियल लाइनिंग्स हो गई हमारे पास. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेड 4 के अंदर. आप ग्रेड 3 एंड रेंज पे प्रोवाइड करते हैं जॉइंट प्ले पे, एंड ग्रेड 1 बिगिनिंग पे प्रोवाइड करते हैं, इनिशियली जो रेंज हमें अवेलेबल होती है. ठीक है. ग्रेड 3 की 2 की बात करें तो मिड रेंज में जाकर, ठीक है, जो ओवरऑल रेंज होती है जॉइंट की उसकी मिड रेंज में जाकर ग्रेड 2 अप्लाई होता है. एंड अगेन एंड रेंज पर जाकर जॉइंट प्ले आप प्रोवाइड करते हो फॉर ग्रेड 4. कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में लेके जाके आप जॉइंट ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हो. ग्रेड 5 इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हाई वेलोसिटी होती है, लो एम्पलीट्यूड होता है टू एनाटॉमिकल एंड पॉइंट ऑफ द जॉइंट, जिसमें आपको एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है. ज़रूरी नहीं साउंड प्रोड्यूस हो, कभी कभार साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन मैनिपुलेशन आप वहाँ पर दे रहे होते हो टू लूजन अप द जॉइंट. ठीक है. और उसकी जो है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को रीअलाइन करने के लिए मैनिपुलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे कि हमारे पास स्कोलियोसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके जो है वो मायोफेशियल रिलीज़ करने के बाद मैनिपुलेशन दी जाती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टेक्निकली दिस इज़ नॉट एन ऑसिलेशन. ये एक सिंगल मूवमेंट होती है रादर देन अ रेपिटेटिव मूवमेंट. ठीक है. एक सिंगल मूवमेंट होती है रादर देन रेपिटेटिव मूवमेंट आप ऑसिलेशंस में. सॉरी फॉर द नाम. अच्छा जी. तो व्हाट डज दिस सिंगल मूवमेंट डू? ठीक है. तो सिंगल मूवमेंट में जो है जॉइंट अनलॉक हो जाते हैं जो कि फॉर सम रीज़न स्टक हो चुके हैं. अब वहाँ पर मल्टीपल रीजंस होते हैं. ठीक है. आपने जो है वो प्रेशर डाल दिया है जॉइंट्स पर, या काफ़ी टाइम से आप एक ही पोजीशन में रहे हो और जॉइंट को मूव नहीं किया है फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडिकेशंस फॉर जॉइंट ऑसिलेशन ग्रेड्स. अच्छा, मैं अगर मूवमेंट की बात कर रही हूँ ना फॉर लॉन्ग टाइम, तो दैट मूवमेंट इज़ जैसे कि आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे एक ही पोजीशन में रहे हो और आपका जो है वो थकावट हो गई है तो आपने मैनिपुलेशन करवा ली. ऐसा कुछ नहीं होता. कंटिन्यूसली रिपीटेड पोस्चर आपका जो है वो मेंटेन रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इन अ वे ऑफ मंथ्स, ईयर्स और वीक्स या डेज में बात करते हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से पहले तो सबसे पहले आपका पोस्चर इफेक्ट होता है. ठीक है. कभी भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपको एक पोस्चर मेंटेन नहीं रखना चाहिए. आपको स्ट्रेचिंग तभी बताई जाती है ताकि आप स्ट्रेचिंग करें और ख़ुद को जो है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल करें, लूजन अप करें. ठीक है. उससे पोस्चर ख़राब होता है, आपकी अलाइनमेंट जो है वो बॉडी की ख़राब होती है.
ठीक है। पोस्चर ख़राब हो गया तो अलाइनमेंट ख़राब हो गई, अलाइनमेंट ख़राब हो गई तो मसल्स पर जो है वो कंपनसेशन होना शुरू हो जाते हैं। जिन मसल्स को काम करना चाहिए वो ओवर वर्किंग कर रहे होते हैं, और जिनको काम नहीं करना चाहिए वो भी साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। तो जो मसल जिनका जो फंक्शन है ना वो ओवर वर्किंग में चले जाते हैं, ओवर वर्किंग में जाते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। ठीक है। अब वीक होने की वजह से ही ज़्यादातर पोस्चर में डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो बेनिफिशियल, लेकिन उससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज विच आर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो वो पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बात कर रहे थे इंडिकेशंस ऑफ ऑसिलेशंस की पर मेट। अच्छा जी, फॉर ग्रेड 1 and 2 आर यूज टू इम्प्रूव जॉइंट लुब्रिकेशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज डिक्रीज पेन एंड मसल गार्डिंग। ठीक है। ग्रेड 1 की इंडिकेशन के ग्रेड 1 आप किन सिचुएशंस में दे सकते हो, कंडीशंस में दे सकते हो। ग्रेड 3 and 4 आर यूज टू स्ट्रेच टाइट मसल्स, कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स। Grade 5 is used to regain normal joint mechanics as well as decrease pain and muscle guarding. Now here comes the कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हमारे पास दो होती हैं, एक एब्सोल्यूट होती है जिसमें आप कभी भी ऑसिलेशंस नहीं प्रोवाइड करते हो। देन वी हैव रिलेटिव, इसमें आपको प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है। आप ऑसिलेशंस दे सकते हो लेकिन एहतियात बहुत ही ज़्यादा करनी होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में एब्सोल्यूट आ जाती हैं, जैसे कि जॉइंट एंकाइलोसिस, जिसमें आपकी बोनी फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेलिग्नेंसी आ जाती है इन्वॉल्विंग द बोन, जैसे कि ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, जिसमें ब्लड के मेलिग्नेंसी आ जाती है। मेलिग्नेंसी ट्यूमर होता है टाइप का जो कि स्प्रेड आउट करता है थ्रू आउट द बॉडी या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में, लेकिन वो स्प्रेड करता ज़रूर है। ठीक है। कंटेजियस होता है, कंटेजियस नहीं होता, सॉरी, ये स्प्रेड करता है। ठीक है। डिजीज़ दैट इफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ लिगामेंट्स, जैसे कि रेमेटेड आर्थराइटिस, डाउन सिंड्रोम में आप ऑसिलेशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। देन वी हैव आर्टीरियल इंसफिशेंसी, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप उसमें ऑसिलेशंस नहीं देते हैं। एक्टिव इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्टिव प्रोसेसेस में, जहाँ पर इन्फेक्शन होता है जॉइंट में, तो जॉइंट लाइनिंग में आप वहाँ पर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, मिडलेन नहीं अप्लाई करते हैं। देन वी हैव रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऑर्थोसिस, जैसे कि जॉइंट डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, पेगेट्स डिजीज़ एंड ट्यूबरकुलोसिस, या हाइपर मोबिलिटी में आप जो है वो बहुत ही रेयरली करवाते हो, ज़्यादा नहीं करवाते हो। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में आप ऑसिलेशंस बहुत माइल्ड देते हो। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन देना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है इन सम केसेस, क्योंकि वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, वहाँ पर जो है चांसेस होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है इमोबाइल जॉइंट होने की वजह से, तो वहाँ पर जॉइंट की मूवमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो आप स्लाइटली ऑसिलेशंस प्रोवाइड करते हो ताकि जॉइंट की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है। देन प्रेगनेंसी में आप नहीं अप्लाई करते हो मेटलिन, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इस प्रेगनेंसी में क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि बॉडी की चेंजेस में कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बॉडी का जो मैकेनिक्स है वो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। एक चाइल्ड को बियर करना 9 मंथ्स के लिए, और उसकी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी से ही आ रही होती है, तो हमें इस तरह की जो है प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें स्लिप ऑफ डिस्क हो जाती है, इसमें आपको डॉग्स सॉरी, इसमें आपको डॉग साइन मिलेगा। इस तरह की जो है वो स्पाइन हमें मिलेगी एक्सरे के अंदर, बाकी वर्टिब्रेज जो है वो अलग होंगी, और नीचे से दो जो जहाँ पर स्पाइनलिस्थेसिस होगा वहाँ पर इस तरह की डॉग शेप अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है। और यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, उसके बाद रेडिक्यूलर सिम्टम्स होंगे। ठीक है। तो आप उसमें जो है नहीं देंगे ऑसिलेशन से। रेडिकुलर सिम्टम्स यूजुअली नर्व को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर ऑसिलेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नाउ हमारे पास स्केलेटन बर्न की जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं। एक तो मेटलिन की हैं जो कि यूजुअली मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटन बर्न की। स्केलेटन बर्न की मोबिलाइजेशंस जो है वो दीज आर नॉट स्लाइटली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम मेटलिन, लेकिन उनकी जो है उसमें भी हम ऑसिलेशंस दे रहे होते हैं, उसमें भी हम पेन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें भी हम टाइट मसल्स को लूज़ करते हैं, टाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ को लूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 ग्रेड होते हैं। एक हमारे पास लूजनिंग होता है, बेसिकली फेजेस कहेंगे। लूजनिंग फेज़ होता है, टाइटनिंग होता है, देन स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है। उसमें आपको लेके चलना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसलेटोरिक ग्लाइड होती है लूज़ फेज़ में। ट्रांसलेटोरिक मतलब आपको जो है वो ट्रांसलेशन लेनी पड़ती है। मूवमेंट वेरी स्मॉल होती है। एम्पलीट्यूड ट्रांसलेशन फोर्स यूज टू रिलीव पेन, मसल गार्डिंग या डिकम्प्रेस जॉइंट ड्यूरिंग जॉइंट ग्लाइड, परफॉर्म विद इन एग्जामिनेशन और इंटरवेंशन।
ठीक है, या तो आप एग्जामिनेशन के लिए करोगे या इंटरवेंशन पर्पज़ के लिए करोगे। तो केल्टन बर्न के जो है वो इस तरह से हो गए। डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पज़ दोनों के लिए होता है। टाइटनिंग ट्रांसलेटोरिक ग्राइड होती है जिसमें मूवमेंट टेक्स अप सराउंडिंग जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, ये भी एलिविएट पेन करता है। असेस जॉइंट प्ले